वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12th में ग्रामर सेक्शन के लिए। और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग स्टूडेंट। ध्यान देना, कुछ बच्चों की डिमांड हो रही थी, सर ग्रामर कब से लाएंगे। ध्यान देना, मैं एक एक सीरीज के एक एक टॉपिक के हिसाब से चल रहा हूँ। जैसे कुछ चैप्टर करा दिए, उसके बाद ग्रामर सेशन जो शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले भी ग्रामर एक एक्टिव पैसिव करा दिया है। अब ग्रामर टॉपिक है, उसके बाद कुछ ग्रामर करने के बाद फिर राइटिंग स्किल, फिर उसके बाद पोइट्री सेक्शन। तो इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा। आई एम हेयर फॉर यू। तो सबसे पहले ध्यान देना, आज हम चर्चा करेंगे जो ऐसा टॉपिक आप देख रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस, यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस होता है कि सबसे पहले हम जानेंगे इसके। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ध्यान देना कि जिस वाक्य में शर्त पाया जाता हो, जिस वाक्य में क्या पाया जाता हो, शर्त पाया जाता हो। शर्त कहती नहीं, शर्त, तू आएगा तो मैं जाऊंगा, वह करेगी काम तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो जिस वाक्य में शर्त का भाव पाया जाता है उसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मतलब इस प्रकार के वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, मतलब एक एक करता है। इसमें ध्यान देना, डबल डबल सेंटेंस है। तो इस प्रकार के वाक्य में ध्यान देना, वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का भी लगा देते कहीं कहीं, और कभी तो शब्द के लिए कॉमा क्या लगा देते, कॉमा लगा देते स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा और जानेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस का क्या प्रारूप है, कैसे क्या होता है। ध्यान देना, इसके सेंटेंस में इफ लगा रहा है, क्या लगेगा, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो। इफ यू बाय टिकट, यदि तुम एक टिकट खरीदते हो तो। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो इस प्रकार के इसमें आपको सारा चीज मिलेगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस द किंग ऑफ ग्रामर टॉपिक्स। तो इसमें ध्यान दीजिए सभी। अगला पॉइंट है आपका, इसी में ही कंडीशनल सेंटेंस के है। और इसके अलावा ध्यान देना, बहुत सारा चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस, ये इसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, यू हैव टू नोट इट स्टूडेंट्स। तो कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है। तो जैसे कि बता दिया कि इस प्रकार के वाक्यों में शर्त का भाव आ जाता है, पहले ही बता दिया मैंने, शर्त मीन्स कंडीशन, शर्त पाया जाता हो। दूसरा क्या है, ऐसे वाक्य में यदि या अगर शब्द, ये ध्यान देना, दो शब्द, यदि वाक्य में अगर या यदि शब्द हो तो इसके लिए शुरू में क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ मीन्स यदि अगर लगाते हैं। तो इसके रूल के हिसाब से चलेंगे, रूल के हिसाब से अगर हम करेंगे तो वाक्य कंप्लीट होगा। दूसरा चीज ध्यान देना, इसमें मैंने कहा कि दो सेंटेंस होगा, एक टेंस दूसरा टेंस पे निर्भर होता है, और दोनों ध्यान देना टेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। मतलब इट मीन्स वी डू नॉट हैव टू फॉरगेट द टेंस, इट मीन्स वी हैव टू लर्न टेंस। हमको टेंस की रिवाइज करते रहना है। तो सबसे पहले हम कुछ वाक्य को और ले चलेंगे, आपके ध्यान देना। जैसे कि मैंने बता दिया, इसका पूरा क्या शर्त का भाप आ जाएगा, और इसमें शुरू में क्या लगाएंगे, इफ, यदि या अगर के लिए। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक हम करेंगे, पहला रूल है, रूल के हिसाब से चलेगा। तो कह रहा है इस प्रकार के वाक्य में दोनों वाक्य जैसे मैंने कहा कि दो वाक्य होता है, दोनों वाक्य गागेगी से संबंधित होते हैं। मतलब दोनों वाक्य में गागेगी होगा, जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इस टाइप से। तो कह रहा दोनों वाक्य कागेगी से संबंधित हो तो प्रथम वाक्य को किससे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, तथा द्वितीय वाक्य को किससे बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से में बनाते या रखते हैं। ध्यान देना, दोनों कंडीशन। इट मीन्स इस प्रकार के सेंटेंस में दो वाक्य होगा, तो पहला जो वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा वाक्य होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक। अब इसमें नियम क्या है कि इफ का मतलब क्या होता है, यदि या अगर। तो जैसे सेंटेंस है कि यदि वह कठिन परिश्रम करेंगे तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दोनों वाक्य में गागेगी हो, जैसे कि इसमें बता दिया कि दोनों वाक्य में गागेगी भला हो, लेकिन बनाएंगे हम इसके हिसाब से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम में ध्यान देना, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ऐसा ES होता है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल। तो शैल ऑब्लिक विल स्टूडेंट, तो ये क्या होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के फार्मूला के हिसाब से। तो पहले हम ध्यान देना, इसमें हम वाक्य करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूला का, विदाउट फार्मूला यू आर जीरो। ठीक है, आपके ध्यान देना ग्रामर पोर्शन में क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, आपके ग्रामर पोर्शन में ये करना ज़रूरी है। ध्यान देना, आपकी ग्रामर पोर्शन स्टूडेंट चेक किया जाता है, और ग्रामर सेक्शन यदि सही होता है तो एक आकलन लगा जाता है कि हाँ ये अंग्रेजी में ठीक ठाक है। तो पहला सेंटेंस ध्यान देना, इसमें ये क्या है, नंबर वन रॉन्ग। इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नंबर वन है ये रॉन्ग सेंटेंस, दूसरा है राइट सेंटेंस। इसका क्यों, कारण क्या है। तो सबसे पहले जो कारण है कि पहले हम इसको वाक्य को गलत वाक्य बनाएंगे, फिर दूसरा वाक्य बनाएंगे सही। उसमें क्या था कि यदि वह
थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस क्या, यदि वह कठिन परिश्रम करेंगे तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी को थोड़ा सा हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बना देंगे पहले, ठीक है। तो यदि वह कठिन परिश्रम करेंगे, पहले इसका गलत वाक्य बनाते हैं। यदि वह कठिन परिश्रम करेंगे, तो यदि के लिए क्या लगाएंगे, यदि के लिए हम लगाएंगे इफ, क्या लगा देंगे, इफ स्टूडेंट्स। तो इफ, यदि वह कठिन परिश्रम करेंगे, इफ ही विल वर्क हार्ड, इफ ही विल वर्क हार्ड कॉमा, कि यदि वह कठिन परिश्रम करेंगे या करेगा। अब इस तो के लिए क्या लगा देंगे, इसमें तो के लिए क्या लगा देंगे, कॉमा। तो इफ ही विल वर्क हार्ड कॉमा, वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, कॉमा, ही विल गेट गुड मार्क्स, ही विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, इन द एग्जाम या इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, दोनों सही है। तो ये जो सेंटेंस हमने बनाया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि पहला हमने बनाया किसके हिसाब से, गलत वाक्य के हिसाब से, क्योंकि जैसा हिंदी वैसा अंग्रेजी। परंतु जब इसको रूल के हिसाब से बनेंगे तो ये वाक्य पूरी तरह से क्या है, ये वाक्य पूरी तरह से स्टूडेंट्स गलत है। अब इसका जो सही सेंटेंस है, ध्यान देना, जो हम करेंगे, पहला क्या है, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के हिसाब से होते हैं। तो इसी को मतलब, यदि वह, इसका अर्थ जो होता है, यदि प्रेजेंट के लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि पहले हमारा सेंटेंस बनाना है फ्यूचर इंडिपेंडेंट, यहाँ करेंगे का मतलब करता है तो करते हैं, तो इसको हो जाएगा आंसर सही वाक्य, इफ ही, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड कॉमा, he will get good marks, good marks in the examination, in the examination। स्टूडेंट वाक्य को ध्यान दीजिए, पेपर में हमेशा ध्यान देना, जिस वाक्य में इफ लगता हो उसके वाक्य बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो कह रहा, ध्यान देना, वही नियम के हिसाब से प्रथम वाक्य क्या लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा ही है, दूसरा वाक्य क्या लगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब जो वाक्य पूरी तरह से करेक्ट है। अब ध्यान देना, आपके ग्रामर सेक्शन में जो 10 अंक का ग्रामर आता है एमसीक्यू में, तो इस प्रकार के ध्यान देना, जिसमें सेंटेंस बना के दिखा देना, इसका जो है एमसीक्यू भी देंगे, इसका एमसीक्यू सीरीज बनाऊंगा मैं। तो इसमें आपको ग्रामर, आपके सेंटेंस, आपके वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 अंक का सही मिलेगा, ठीक है। कुछ सेंटेंस और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसा आपका है ये, यदि तुम विद्यालय जाओगे तो अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे, यदि तुम विद्यालय जाओगे तो अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे, इसका अर्थ क्या है, मतलब यदि तुम विद्यालय जाते हो तो अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे। सेम ये जितने भी हैं, यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं शहर को जाऊंगा, तो पहले इसको बना लेते हैं, यदि तुम विद्यालय जाओगे तो अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे। इफ यू गो टू, गो टू, ध्यान देना, इफ यू गो टू स्कूल कॉमा, तो का मतलब क्या है, तो का मतलब है कॉमा, इफ यू गो टू स्कूल कॉमा, अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे, तो ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट्स। द टीचर, द टीचर विल, द टीचर विल टीच यू, द टीचर विल टीच स्टूडेंट्स। तो अगर इफ यू गो टू स्कूल द टीचर विल टीच यू, तो इफ यू के बाद क्या लगा, गो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। और यदि और अगर के लिए क्या लगा, हमने ध्यान देना, यहाँ पर यू लग गया। दूसरा है, यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं शहर को जाऊंगा, यदि मीन्स अगर। अब वर्षा नहीं होगी मतलब क्या, यदि वर्षा नहीं होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट लगता है, कि यदि वर्षा नहीं होती है तो मैं शहर को जाऊंगा। तो इसमें होगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इफ इट डज नॉट, इफ इट डज नॉट रेन, यदि वर्षा, अब यहां पर ध्यान देना, इट प्राकृतिक है क्योंकि वर्षा है, इसलिए क्या लगता है, एक वचन सिंगुलर डज। इफ इट डज नॉट रेन कॉमा, तो लगा मैं शहर को जाऊंगा, तो आई विल या शेल दोनों सही है, गो टू सिटी, गो टू सिटी।
तो प्रथम वाक्य किसके हिसाब से बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाक्य बना फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब यदि तुम आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि तुम आते हो। प्रत्येक वाक्य में ध्यान देना, दो दो वाक्य और दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, और उस कंडीशन क्या है कि यदि तुम आते हो, यदि आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इट मीन्स ध्यान देना, इसमें कंडीशन पाया जा रहा है, दशा। तो अगर तुम आओगे मतलब यदि तुम आते हो तो इफ यू कम कॉमा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। तो ये तीनों सेंटेंस ध्यान देना स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट है, तो ये रूल के हिसाब से सारा सेंटेंस है, और ध्यान देना ये बोलचाल को स्ट्रांग बनाता है, और जितनी भी आपका ग्रामर पर जितनी भी अच्छी कमांड होगी उतना आपका लिटरेचर अच्छा होगा, उतना आपका बोलचाल और बढ़िया होगा। तो ग्रामर को मैं काफ़ी महत्व देता हूँ और दिया भी हूँ अपने जीवन में। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना। अब बात रूल नंबर 2 में है। तो कह रहे हैं यदि शर्त सामान्य वाक्य है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहे हैं यदि शर्त सामान्य, शर्त मतलब जो कंडीशन होगा वो किस में होगा, सामान्य मतलब सिंपल वाक्य होगा, संबंधित हो तो टेंस को जैसा का तैसा रखते हैं, मतलब जैसा हिंदी वैसा वाक्य, जैसा नाचोगे हम वैसा ढोल बजाएंगे, तो ऐसे कुछ है इसमें। तो कह रहा है कि यदि तुम बीमार हो तो आराम कर लो, तो पहला वाक्य यदि तुम बीमार हो तो आराम कर लो। ठीक है, अगर तुमने काम कर लिया है तो जा सकते हो, यदि वह थका हुआ है तो उसे पानी दे दो। तो ये ऐसे वाक्य जो नॉर्मल डेली यूज में आते हैं, मतलब जैसा हिंदी वैसा अंग्रेजी, इसमें कुछ नहीं कह रहा। यदि शर्त सामान्य वाक्य हो तो टेंस को जैसा का तैसा रखते, इसमें कोई परिवर्तन करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, यदि तुम बीमार हो तो क्या लगेगा, इफ यू आर इल, इफ यू आर इल, यदि तुम बीमार हो तो आराम कर लो, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, आराम कर लो। नेक्स्ट है, अगर तुमने काम कर लिया है तो जा सकते हो, इफ यू, अब काम कर लिया है मतलब काम कर चुके हो, इफ यू हैव डन द वर्क, इफ यू हैव डन द वर्क कॉमा, तो जा सकते हो मतलब तो तुम जा सकते हो, और ध्यान देना ये आपका क्या है, मोडाल से तुम जा सकते हो। तो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और दूसरा वाक्य तुम जा सकते हो मतलब अनुमति दे रहा है मोडाल्स, यू कैन गो, यू कैन गो कि तुम जा सकते हो। तो जैसा हिंदी वैसा अंग्रेजी। नेक्स्ट आपका है, यदि वह थका हुआ है, यदि वह थका हुआ है तो उसे पानी दे दो। तो थका हुआ, इफ ही इज टायर्ड, इफ ही इज टायर्ड कॉमा, तो उसे पानी दे दो, तो उसे क्या पानी दे दो, गिव हिम वाटर, गिव हिम वाटर। तो इफ ही इज टायर्ड, यदि वह थका हुआ, ध्यान देना ये पहला जो सेंटेंस बना ये आपके पास्ट पार्टिसिपल के हिसाब से बना, और दूसरा क्या है, उसे पानी दे दो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये ग्रामर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूल के हिसाब से सारा वाक्य सिलेक्टेड है। नेक्स्ट अगला है पॉइंट, अगला रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 कह रहे यदि वाक्य में भूतकाल से संबंधित, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें, यदि वाक्य में भूतकाल से संबंधित, ठीक, भूतकाल से संबंधित या भूतकाल की दशा में अल्प काल्पनिक, क्या है, अल्प काल्पनिक से संबंधित हो तो, मतलब कह रहे कि काल्पनिक हो परंतु थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, परंतु किसमें, भूतकाल में हो। मतलब ध्यान देना इसमें ये कहा जा रहा है कि पास्ट में, किसमें कहा जा रहा है कि पास्ट में अल्प काल्पनिक का भाव हो तो प्रथम वाक्य को सब्जेक्ट प्लस हेड से बनाते हैं, तथा द्वितीय वाक्य में सब्जेक्ट वुड हैव और भीतरी का प्रयोग किया जाता है। तो इट मीन्स ध्यान देना कि इसमें सबसे मेन चीज़ क्या, भूतकाल की दशा हो, काल्पनिक हो परंतु अल्प काल्पनिक हो, थोड़ा बहुत हो। प्रथम वाक्य को बनाएंगे, ध्यान देना इसमें प्रथम वाक्य को बनाएंगे हम सब्जेक्ट और हेड के साथ, परंतु जो दूसरा वाक्य होगा उसमें क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दो दो वाक्य, दोनों वाक्य में कंडीशन है, जैसे यदि वह मेहनत करता है तो परीक्षा में सफल हो जाता है, कि अगर वो मेहनत करता है तो परीक्षा में सफल हो जाता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये
वाक्य में ध्यान देना, दो शब्द क्या दोनों को जोड़ रहा है, तो दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, इट मीन्स कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो ये डिपेंडेंसी सेंटेंस है, इसको कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे यदि वह मेहनत करता है, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट के बाद हैड, तो इफ ही हैड वर्क हार्ड, कॉमा, अब हैड आ जा रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद हैड, और क्या टेंस है, इफ ही हैड वर्क हार्ड, कॉमा, तो परीक्षा में सफल हो जाता, परीक्षा में, तो मतलब कौन, वह मतलब ही, तो ही, उसके बाद क्या है, वुड हैव, ही वुड हैव, सफल हो जाता, सफल का होता सक्सीडेड परीक्षा में, तो वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जाम, सक्सीडेड इन द एग्जाम, तो इफ ही हैड वर्क हार्ड, कॉमा, ही वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जाम, तो पहला सेंटेंस में ध्यान देना, पहले में क्या लगा रखा है, तो स्टूडेंट ध्यान देना, पहला वाक्य में हैड के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट और हैड, दूसरा वाक्य क्या लिखा है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म, तो ये आपके कंडीशन सेंटेंस कंप्लीट हुए पहले, तो रोल नंबर तीसरा के पहले वाक्य। दूसरा क्या, अगर मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, अगर मतलब यदि, तो इफ आई हैड, इफ आई हैड देयर, अगर मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो पहला सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद हैड, दूसरा में क्या, वुड हैव के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म की, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, तो ये कुछ ऐसे खास वाक्य है जो इंसान को बोलचाल में या भूतकाल की दशा को दर्शा रहा है, जैसे कहा कि भूतकाल में अल्पकाल्पनिक, मतलब अल्पकाल्पनिक, ध्यान देना, यदि मैं वहां होता, इसका मतलब आप थे नहीं तो काम हो, ठीक है, आप जब थे नहीं तो उसको पास्ट को उसको रिमाइंड करा रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट वाक्य है अगला, अगला आपका सेंटेंस है कि अगर तुम्हारा भाई पिछले साल पढ़ाई किया होता, ध्यान देना, यहाँ पर आप भी हैं आपके भाई भी हैं, कि अगर तुम्हारा भाई पिछले साल पढ़ाई किया होता या पढ़ा होता तो वह इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाता, तो थोड़ा सेंटेंस ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इफ योर ब्रदर, इफ योर इफ योर ब्रदर had studied had studied last week, या हाँ लास्ट ईयर, कॉमा, तो अगर इफ योर ब्रदर हैड स्टडीड लास्ट ईयर, कि यदि तुम्हारा भाई पिछले साल पढ़ाई किया होता तो वह इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाता, तो ही वुड हैव he would have passed this year, he would have passed this year, तो वह इस वर्ष पास हो जाता, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस ध्यान देना, हमेशा जब वाक्य बनाते हैं तो काफ़ी आप में सावधानी बरतनी पड़ती है, और प्रत्येक वाक्य को सावधानी से करना का मतलब ये आपकी पंचुअल या डिसिप्लिन कहता है कि यू आर डिसिप्लिन स्टूडेंट इन द ग्रामर सेक्शन, तो सबसे पहले अब ग्रामर के प्रति आपकी रुचि आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, तब जाके ग्रामर आपके पास आएगी। तो अगला है रूल नंबर 4 है, यदि वाक्य की पूरी तरह काल्पनिक हो, ध्यान देना, यदि वाक्य पूरी तरह काल्पनिक हो, मतलब फर्जी टाइप का हो, पूरी तरह, अर्थात असंभव स्थिति का हो, तो असंभव स्थिति का हो तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं कि यदि वाक्य पूरी तरह से क्या हो, काल्पनिक हो, मतलब फर्जी टाइप का हो, मतलब असंभव स्थिति में हो, तो प्रथम वाक्य को किससे बनाते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर, ध्यान देना वर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर, ये कैसा नियम है, चाहे एक वचन हो करता चाहे बहुवचन करता हो, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, वर ही लगाना है। अब तक क्या लगाते थे, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन बोले हेल्पिंग वर्ब,
प्लूरल के साथ अलग, परंतु यहाँ डिफरेंट। यहाँ कह रहा है सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या लगाएंगे, वर ही लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ डायरेक्ट क्या लगेंगे, वर। और कह रहा है कि दूसरे वाक्य में, द्वितीय वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम वाक्य में ध्यान देना सब्जेक्ट के साथ वर, और दूसरे वाक्य में वुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो कह रहा है, अब ध्यान देना वाक्य क्या है, पूरी तरह काल्पनिक हो, पूरी तरह काल्पनिक। सेंटेंस देख के ध्यान देना, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। ध्यान देना स्टूडेंट, अब पक्षी, आपको पक्षी बनना पड़ेगा ना। तो कह रहा है यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, मतलब या आप पक्षी होता, ये असंभव स्थिति है, काल्पनिक से परे है, ये फर्जी है, फिर भी बनाना पड़ेगा। यदि मैं पक्षी होता, तो ध्यान देना इफ आई वर, यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या लग रहा है, वर। तो यहां थोड़ा सा मैं बता दूं, इफ आई, इफ आई वर क्या है, पक्षी, इफ आई वर ए वर्ड, इफ आई वर ए वर्ड कॉमा, तो आसमान में उड़ता, तो आई वुड हैव फ्लॉन इन द स्काई, इन द स्काई। तो प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, वर। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन कुछ भी हो सकता है, आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। दूसरा क्या है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्लान। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर समस्या का हल कर देता। ध्यान देना, तो कह रहे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इसमें हम बनाएंगे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉमा कॉमा का मतलब, तो कश्मीर समस्या का हल कर देता कौन, मैं। तो आई वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, कश्मीर। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई के बाद सीधा वर, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, की मैं कश्मीर समस्या का हल कर देता। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं मुझे, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आपके अच्छे कमेंट से मुझे एनर्जी मिलेगी, रुचि मिलेगी। और एक सेंटेंस, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो सभी को नौकरी दे देता। ठीक है, ये भी असंभव स्थिति में है, बाकी कभी बन जाओ तो अलग चीज़ है, हो सकता है। तो अगर बन जाए तो दे देना सभी को नौकरी। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, कॉमा सभी को नौकरी देता, आई वुड हैव, आई वुड हैव प्रोवाइडेड या गिवन, PROVI, आई वुड हैव प्रोवाइडेड या गिवन द जॉब्स, द जॉब्स। तो उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ, दुआ देता हूँ कि आप अच्छा बन जाओ शिक्षा मंत्री, क्या अच्छे मंत्री बन जाओ, कोई अधिकारी बन जाइए। और कभी याद करेंगे कि हाँ, मैथमेटिक्स एनालिसिस में जिस सर से हमने ग्रामर और लिटरेचर पढ़ा करते थे, जो भी आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, ध्यान देना, ग्रामर, जब ग्रामर की बात आता है, ये तो पूरा ऑल ओवर यूनिवर्सल है, आप किसी भी राज्य के हो सकते हैं, आप चाहे बिहार बोर्ड के हो, MP बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के, उत्तराखंड बोर्ड के, यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, तो ग्रामर तो सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, ध्यान देना। रूल नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहे हैं यदि वाक्य में काल्पनिक शब्द, काश, क्या ही अच्छा होता, इस शब्दों को स्टूडेंट ध्यान देना अपने
हाँ, दिमाग में फिट कर लीजिए, डीपी में लगा लीजिएगा, काश, कहते नहीं काश। तो यदि वाक्य में काल्पनिक शब्द काश क्या ही अच्छा होता आदि शब्द का प्रयोग हो तो इनके लिए प्रथम वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस में क्या लगाएंगे, वुड दैट, क्या लगाएंगे, वुड दैट का प्रयोग करते हैं। तथा द्वितीय वाक्य में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इससे पहले वाले की तरफ वर ही लगेगा। मतलब ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा हम बना देंगे। तो ये जैसे है, तो प्रथम वाक्य में स्टूडेंट ध्यान देना, तो इसमें हम थोड़ा सा बना देंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये प्रथम वाक्य में क्या लगेगा, वुड दैट, क्या लगेंगे यहाँ पर, वुड दैट। क्यों लगेंगे, क्योंकि काश शब्द के लिए और क्या ही अच्छा होता के लिए वुड दैट लगाएंगे। फिर दूसरे वाक्य में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो मीटर, इसका आप ध्यान दीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और काश के लिए वुड दैट लगते हैं, ओ दैट लगते हैं, क्या लगते हैं, ओ दैट लगाते हैं, इफ ओनली लगाते हैं, कई सारी चीज़ें लगाते हैं। तो पहला सेंटेंस में ध्यान देना कि यदि वाक्य में काल्पनिक शब्द काश या क्या ही शब्द, ठीक है, क्या ही अच्छा होता और इस प्रकार के शब्द हो तो पहले वाक्य को वुड दैट लगा देता, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद पर, ठीक है। जैसे सोहन कह रहा है वहां से कि काश मैं उसके पास होता, काश हम दोनों साथ घूमते फिरते ना। तो ऐसे कुछ सेंटेंस इसमें है। काश में स्वर्ग में होता तो क्या लगेंगे, वुड दैट, क्या लगा देंगे इसमें, वुड दैट, वुड दैट आई वर इन द हेवन। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काश मैं स्वर्ग में होता, काश के लिए क्या लगा हमने, वुड दैट, मैं स्वर्ग में होता, तो यहाँ पर ध्यान देना मैं लगेगा, क्या लगेगा कि काश मैं स्वर्ग में होता तो आई वर इन द हेवन। तो यहाँ पर आई के सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना सीधा क्या लगा, यहाँ पर वर ही लगा। काश मैं नैनीताल में होता तो सेम वही है, वुड दैट आई वर इन नैनीताल, वुड दैट आई वर इन नैनीताल, फुल स्टॉप। तो दोनों सेंटेंस में काश और क्या के लिए क्या लग रहा है, पहले सेंटेंस में वुड दैट का प्रयोग किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ताज़ा सेंटेंस मिल रहा है, पूरा ताज़ा फ्रेश सेंटेंस यू आर गेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसके अलावा, नेक्स्ट है अगला वाक्य है, जैसे क्या ही अच्छा होता के लिए, तो क्या ही अच्छा होता कि मैं राजकुमार होता, तो क्या ही अच्छा होता, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, वुड दैट, क्या लगा देंगे, वुड दैट आई वर ए प्रिंस, आई वर ए प्रिंस। तो वुड दैट आई वर ए प्रिंस, कि क्या ही अच्छा होता मतलब काश कि मैं एक राजकुमार होता, ऐसे भी हम कह सकते हैं। क्या ही अच्छा होता कि वह यहाँ होती, वह यहाँ होती, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ वॉइसों को आनंद मिलेगा, गर्मी लगेगा ठंड में। तो क्या ही अच्छा होता मतलब काश, वुड दैट, वुड दैट शी वर हेयर, सी वर। अब यहाँ शी क्यों लगेगा, ध्यान देना, क्योंकि होती, अब सी शब्द से ध्यान देना, जो भी आप देख रहे हैं, धीरज, सोहन, मोहन, जो भी देख रहे होंगे, सी शब्द आता ही थोड़ा सा हा हा दुल्हा के तरह जो है शर्माने लग गए होंगे। नेक्स्ट है, हाँ मैं जो भी देख रहे ध्यान देना, अब बात है दुल्हा की बात का, हाँ ठीक, आपको ही बता दे रहा हूँ मैं, चीज़ का ध्यान रहे। सेंटेंस बहुत रोमांटिक सेंटेंस है, ठंड में पूरा एकदम गर्म वाली सेंटेंस है ये। अगला आपका नेक्स्ट है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में क्या है? यदि वाक्य में इच्छा का भाव, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ध्यान देना, यदि वाक्य में इच्छा का भाव प्रकट हो तो प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट के साथ विश लगाते हैं और द्वितीय वाक्य में सब्जेक्ट के साथ कुड बिकम का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ध्यान देना कि शब्द के लिए क्या दैट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में इच्छा की बात, थोड़ा वाक्य पढ़ लो। मेरी इच्छा है कि मैं इस राज्य का राज्यपाल बनूं, हो जाऊं या हो सकूं। कहते नहीं कि मेरी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, मेरी इच्छा की जब बात होती है ध्यान देना, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है। तो सबसे पहले किससे बनाएंगे हम, पहला वाक्य किससे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विश। तो मेरी इच्छा की मतलब, मेरी इच्छा का मतलब कि मैं इच्छा करता हूँ, मैं इच्छा करती हूँ, ठीक है। आई विश, यहाँ पर मेरी का मतलब कि आई, मैं, तो मेरी इच्छा है कि मतलब आई विश, ध्यान देना यहाँ पर
आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि आई विश दैट मैं इस राज्य का राज्यपाल बनूं या हो जाऊं, तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट कुड बिकम दैट आई कुड बिकम, आई कुड बिकम द गवर्नर ऑफ दिस स्टेट। तो आई कुड बिकम द गवर्नर ऑफ दिस स्टेट। तो पहले सेंटेंस में क्या लगा? सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या लगा? विश। क्या लगा? सब्जेक्ट के बाद सीधा विश लगा। और बाकी दूसरे वाक्य में क्या? सब्जेक्ट के बाद कुड बिकम लगा। तो जैसा का तैसा। और इसमें ध्यान देना की के लिए क्या लग रहा है? दैट। तो कंप्लीट जैसा रूल है वैसा सेंटेंस पूरा बैलेंस्ड है। इसमें पूरा सारा समीकरण, सारा चीज बैलेंस्ड बैठा, संतुलित है, गलत नहीं है। अगला आपका सेंटेंस है, मेरी इच्छा है कि मैं इस कॉलेज का अंग्रेजी प्रवक्ता बन जाऊं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं उत्तराखंड में एक जगह है शक्ति फार्म, वहाँ पर एक राजकीय इंटर कॉलेज है, पीएम श्री गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो वहाँ पर कक्षा 11-12 के अंग्रेजी में ही देखता हूँ, लेक्चरर में हूँ। ठीक है। तो मेरी इच्छा है कि, तो आई विश दैट आई कुड बिकम, आई कुड बिकम एन इंग्लिश लेक्चरर इस कॉलेज का, ऑफ दिस कॉलेज। तो ध्यान देना, प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट के बाद विश, दूसरे वाक्य में क्या लगा? सब्जेक्ट के बाद कुड बिकम। तो ये सेंटेंस, इसको स्क्रीनशॉट स्टूडेंट ले लीजिए। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसी में, अगला सेंटेंस है कि मेरी इच्छा है कि मैं उससे आखिरी बार मिल सकूं। कुछ बच्चों का मन की बात ही कर लिया है ना, कि मेरी इच्छा है कि मैं उससे आखिरी बार मिल सकूं या मिल लूं, मिल पाऊं। तो ये बहुत तगड़ा विश है, और काश ऐसा ही हो आपके साथ, मिल सको। क्या पता मिलने के बाद पेपर अच्छा ही जाए। तो मेरी इच्छा है कि, तो आई विश दैट आई कुड, मैं उससे आखिरी बार मिल सकूं। तो आई कुड विकम आई कुड विकम, या ऐसा आई कुड विकम या आई कुड मीट। अब उससे उससे तो क्लियर नहीं है, यहाँ पर ही या सी है, हर या हिम दोनों वाक्य दोनों कंडीशन पर सही है। निराश नहीं करना, बॉयज के लिए हर है और गर्ल्स के लिए हिम है। यहाँ पर क्या है? हिम। तो इस प्रकार के सेंटेंस काफ़ी रुचिकर होते हैं और ग्रामर पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, आपको अंग्रेजी तभी अच्छे लगेगी जब आपका ग्रामर स्ट्रांग हो, वर्ड मीनिंग अच्छा हो। साथ में ग्रामर के लिए ध्यान देना, वर्ड मीनिंग, उसके बाद वर्ब फार्मूला, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और विदाउट रूल, विदाउट वर्ब, विदाउट रूल यू आर नथिंग स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ कि सेशन बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। दूसरी चीज़ है, इसके बाद हम मिलते हैं अगले ग्रामर के नए सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।